ब्रिंगिंग चेंज थ्रू एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज आप अपनी हिंदी पाठ्यपुस्तक के पाठ नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है बचपन। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पराया यानी अक्सर अपने बड़ों से उनके बचपन के विषय में सुनते रहते हैं, कभी दादी माँ के मुंह से उनके बचपन की कहानी, तो कभी नानी माँ की ज़बानी, जिसमें वे अपने बचपन की सारी बातें बताती हैं कि उनका बचपन किस प्रकार था, और हम उनकी बातों पर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इसी प्रकार इस पाठ के माध्यम से लेखिका कृष्णा सोबंती ने अपने बचपन के बारे में भी बताना चाहा है। डियर स्टूडेंट, लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। शताब्दी कहते हैं 100 साल का समय। लेखिका इस पाठ के माध्यम से कह रही है कि मैं तुम्हें अपने बचपन के बारे में बताऊंगी कि मेरा बचपन कैसा था। उसके बाद उन्होंने बताया कि इस समय अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि तुम्हारी दादी या नानी जैसी हो गई हूँ, या फिर बड़ी फूफी या खाला जैसी, और परिवार वाले मुझे जीजी कहकर बुलाते हैं। और लेखिका खुद को स्वयं को सियाना और बड़ा महसूस करने लगी है। सियाना कहते हैं होशियार। परंतु मैं तुम्हें अपने बचपन के उन दिनों की बातें बताऊंगी जब मैं छोटी थी तुम्हारी तरह। तो आइए देखते हैं लेखिका क्या बता रही हैं। लेखिका बता रही है कि जब वे छोटी थी तो रंग बिरंगे के कपड़े पहनती थी। अपने वस्त्र के बारे में बता रही हैं कि कैसे कैसे वस्त्र वो पहनती थी। रंग बिरंगे के कपड़े पहनती थी, कभी फराक तो कभी निकरवाकर अथवा स्कर्ट तो कभी लहंगे। परंतु अब वे घेरेदार कुर्ते और चूड़ीदार पहनती हैं। आगे लेखिका ने अपने बचपन के फ्रॉक के बारे में बताया कि वे किस प्रकार के होते थे। तो उन्होंने बताया कि वे हल्के नीले, धारदार गोल कॉलर, गोल कफ वाले, बारीक चुन्नटों वाले, गुलाब रंग का फ्रॉक जिसके नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी होती थी। फ्रिल कहते हैं झालर लगी होती थी। फ्रॉकों के बारे में बता रही हैं। और मेरे बचपन में फ्रॉक के ऊपरी जेब में रूमाल और बालों में रंग बिरंगी रिबन का भी चलन था। डियर स्टूडेंट, रिबन काले रंग का, जो अब भी बहुत सी स्कूलों में स्टूडेंट बालों में से बात कर जाती हैं, लगा कर जाती हैं। तो लेखिका के बचपन में रंग बिरंग के रिबन का चलन था। आगे लेखिका कह रही है कि उन्हें अपने बचपन के मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। चलन कहते हैं रवाज, और स्टॉकिंग आपको पता ही होगा। उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। लेखिका कह रही है उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, और हर रविवार यानी हर संडे को अपने जूतों पर पॉलिश करनी होती थी। उन्हें नए जूतों से ज़्यादा पुराने जूते पहनना पसंद थे, क्योंकि नए जूतों से पैरों में छाले पड़ जाते थे। क्योंकि नए जो जूते होते हैं वो काटने लगते हैं, नए होते हैं। जूतों पर पॉलिश वो आज भी खुद करना पसंद करती है, और अपने बचपन में भी स्वयं करती थी, क्योंकि नौकर या नौकरानी से जूता पॉलिश कराना बुरा समझा जाता था, और जिसके लिए मनाहियत थी। मनाहियत कहते हैं ममानियत, रोक। आगे लेखिका कह रही है कि जब सैर के लिए वो निकलती तो रुई अवश्य रख लेती, और जब जूता तकलीफ देता तो रुई जूते के अंदर डाल देती।
हर शनिवार को यानी हर सैटरडे को स्वस्थ रहने के लिए उन्हें क्या पीना पड़ता था? ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल यानी जैतून का तेल और अरंडी का तेल उन्हें पीना पड़ता था। और वो गिलास जिन पर एक मात्रा में तेल पीने का निशान बना होता है, एक निशान होता है कि इसी मात्रा में तेल पीना है या दवा इसी मात्रा में लेनी है, कहीं उसे देखते ही मितली आने लगती यानी उल्टी होने लगती थी उसकी कड़वाहट को सोचकर। आगे लिखे करें, मेरे बचपन और तुम्हारे बचपन में बहुत अंतर है। मेरे बचपन में जो दिलचस्पियाँ थी तुम्हारे बचपन में अब नहीं है। तुम्हारे बचपन में कहाँ वो दिलचस्पियाँ हैं? मेरे बचपन में रेडियो और टेलीविज़न नहीं था, केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। पहले और अब के खाने में भी अंतर आया है। पहले हम जिसे कुल्फ़ी कहकर खाते थे, अब वो आप लोग आइसक्रीम कहकर खा रहे हो। अब वो आइसक्रीम में बदल गई है। कचौड़ी, समोसा, पैटीज में बदल गया। शरबत किस में बदल गया? कोक और पेप्सी बन गया है। लेखिका के घर से मॉल नज़दीक था और उन्हें हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, इसलिए सबसे ज़्यादा चॉकलेट का स्टॉक उन्हीं के पास था। यानी सबसे ज़्यादा स्टॉक कहते हैं संग्रह, इकट्ठा करना। सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास चॉकलेट होता था, इकट्ठा कर लेती थी क्योंकि उन्हें हफ्ते में एक ही बार जाने का मौका मिलता था। और चॉकलेट को कह रहे हैं कि उसे खड़े खड़े कभी नहीं खाती, बल्कि उसे साइड बोर्ड पर रख देती और रात में जब बिस्तर पर जाती सोने के लिए तो मज़े ले लेकर खाती थी। उन्हें चनेज़ोर गरम, चनाज़ोर पता ही होगा ना, मेरा चना बना है आला, तो उन्हें चनेज़ोर गरम और अनारदानों का चूरन बहुत पसंद था। उन्हें चनेज़ोर का फिल्मी गाना भी अच्छे से याद है, जैसे मैंने अभी गाया ना, उसी तरीके से उस दौर में उन दिनों में जिस गाने का चलन था और जो गाना हर बच्चे की ज़बान पर रहता था कि चना ज़ोर गरम बाबू, मैं लाया मज़ेदार चना ज़ोर गरम। डियर स्टूडेंट, अब मुझे भी चना ज़ोर बेचने वाला मत समझिएगा। तो लेखिका उसके मज़े के बारे में बता रहे हैं, उसके स्वाद के बारे में बता रहे हैं, कितना अच्छा लगता था वो कागज़ की पुड़िया में मिलता था। और कह रहे हैं कि चना ज़ोर खाते खाते स्कूल से घर तक आने की मज़ा की बात कुछ और ही बात थी, कुछ और ही मज़ा था, जो कि आज के ज़माने के बच्चों को मज़ा नहीं मिल रहा है। लेखिका ने बचपन में अपने शिमला की सैर पर बहुत मज़े किए हैं। शिमला टूर के बारे में बताया कि घोड़ों की सवारी घोड़ों की सवारी भी उन्होंने की, परंतु वे घोड़ों का मजाक बनाती थी, उन्हें कमतर समझती थी और ये कहकर मजाक बनाती थी कि ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत। हष्ट पुष्ट कहते हैं स्वस्थ, तगड़ा, ये कहकर मजाक बनाती थी। आगे लेखिका शिमला टूर के बारे में बता रही हैं कि सूरज डूबने से पहले, सूर्यास्त यानी सूरज डूबने से पहले दूर दूर तक फैले मनमोहक मंजर प्रस्तुत करते थे, पेश करते थे। यानी दूर दूर तक जो पहाड़ फैले हुए थे वो ऐसे मंजर पेश करते थे कि जो दिलों को मोह लेते थे। चर्च की बजती घंटियों और संगीत को सुनकर ऐसा लगता था जैसे ईश्वर कुछ कह रहे हो। स्कैंडल पॉइंट के सामने शोरूम में शिमला के ज़माने का ट्रेन मॉडल बना था। उसकी पटरियाँ और छोटे बड़े डब्बों वाली ट्रेनें, लाल टीन छत वाला स्टेशन और जगह जगह सुरंगें, ये सब बहुत भले मालूम होते थे। और उस समय में यही ट्रेनें तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ मानी जाती थीं। कभी कभी जहाज़ देखने को मिल जाता था और हवाई जहाज़ देखकर तो ऐसा लगता था जैसे कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर तेज़ गति से उड़ रही हो। गति तेज़ रफ्तार से, गति कहते हैं रफ्तार, तेज़ रफ्तार से उड़ रही हो। पीछे एक वर्ड आया छुटपन यानी बचपन, और एक शब्द है निरा जिसका मतलब केवल, सिर्फ। और चनाज़ोर में मसालों को तेज़ मसाले बुरकना यानी छिड़कना, वो मसाला जो होता है, पाउडर जो होता है चूरन जैसा, उसको छिड़कना। और छूट गया था, बताना भूल गया था।
आगे लेखिका बता रही हैं कि गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जो उन्हें आज भी याद है, अच्छी तरह याद है। और वो इसलिए याद है क्योंकि यहीं पर लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनवाया था और वहाँ के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में उन्हें चश्मा लगाना अटपटा सा यानी ऊट पटांग सा लग रहा था, परंतु डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन यानी भरोसा दिलाया था, यकीन दिलाया था कि कुछ दिनों में उनका चश्मा उतर जाएगा, लेकिन आज तक नहीं होता, जिसकी जिम्मेदार लेखिका खुद को बता रही है। क्योंकि वो दिन की रोशनी में नहीं पढ़कर रात टेबल पर रखे लैंप की रोशनी पड़ती थी। यानी रात में एक लैंप होता था, पहले लैंप, आप लोग पता नहीं लैंप देखे कि नहीं, पहले लैंप डेबरी यही सब नाम होता था, यही सब जलते थे, लालटेन है ना, इन्हीं की रोशनी से लोग काम करते थे, इन्हीं की रोशनी में। कह रहे हैं कि वही लैंप वो टेबल पे रख कर उसकी रोशनी में पढ़ा करती थी, ना कि दिन में। और जब पहली बार उन्हें चश्मा लगा तो उनके भाई उन्हें इस कविता से चिढ़ाते थे, इन पंक्तियों से चिढ़ाते थे और कहते थे, क्या कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, या नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। सूझना, दिखाई देना। कह रहे हैं कि आँख पर दूर तक देखने के लिए चश्मा लगाया है, लेकिन तुम तो लंगूर जैसी दिख रही है, कहकर उनके भाई उसे उन्हें चिढ़ाते थे, जिससे खिंच जाते थे, यानी खिंचना, झिझलाना, झुझलाना, क्रुद्ध होना। परंतु लेखिका कह रही, परंतु उन्हें ये पंक्तियाँ अच्छी लगती थी और भाई की बात सुनको बार बार आईने के सामने जाती और चश्मे को लगाती, फिर उतारती, फिर लगाती, फिर उतारती, फिर लगाती और अपने भाई वाले शेर को वो जहन में लाती कि सूरत बनी लंगूर की, सूरत बनी लंगूर की। फिर कहती नहीं नहीं नहीं, मैं लंगूर नहीं हूँ। और लेखिका हंसी उड़ाने के लिए अपनी मजाक में एक बड़ी सी टोपा यानी बड़ी सी एक टोपी अपने सर पर रख लेती, जो उनके भाई ही की थी, और जिसे लगाकर फिर आईने के सामने अपने आप को देखती तो उन्हें अजीब सा लगता था, लेकिन मजाकिया था। लेखिका आगे कह रही हैं, तब की बात और थी और अब तो चश्मा उनके जिस्म का एक अंग हो गया, एक हिस्सा हो गया, यानी उनके साथ घुल मिल गया है। और चश्मा उतर जाने पर चेहरा खाली खाली अजीब सा लगने लगता है। वो सब दिन तो बीत गए, बस पुरानी यादें रह गई हैं। डियर स्टूडेंट, एक शब्द है सहल यानी आसान। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से श्रीमती कृष्णा सोबंती के बचपन के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। कुछ शब्दों के अर्थ जो बताए गए हैं उनको नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार आप सब भी अपने दादा दादी, नाना नानी से उनके बचपन के बारे में कहानियाँ सुनिए। थैंक यू।